अगली सुबह युग आईने के सामने खड़ा अमित के बारे में सोच रहा था। उसे बार बार वही मंजर याद आ रहा था जब उसने अपनी बहन को अमित की बाहों में देखा था। उसे चांदनी का मारा थप्पड़ भी याद आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को ड्रेसिंग टेबल पर रखा और आईने में खुद को देखकर बोला, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पिंकी, पर चांदनी और अमित को अपनी बहन और अपने परिवार से हमेशा के लिए आउट करने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी होगी। अनाया के वापस लौटने से पहले मुझे तुम्हारी और अमित की शादी करवानी है, और उसके लिए आज मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ रही है। अगर सवाल मेरी बहन का नहीं होता तो मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करता जो आज मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी पिंकी। इतना कहकर उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उस वीडियो को देखने लगा जो उसने मनमीत के लैपटॉप से एडिट किया था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, सॉरी मम्मा, पर मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ मैं, और उसे उस अमित से दूर करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, फिर चाहे आप मुझसे नाराज हो जाए या फिर मुझे पापा की मार ही क्यों ना खानी पड़े। बुआ तुमसे नाराज क्यों होगी युग? तभी दरवाजे पर खड़ी अवनी ने पूछा। उसे सामने देखकर युग की घिग्गी बंद गई और वो कुछ बोल नहीं सका। अवनी ने फिर से पूछा, और राजीव अंकल तुम पर हाथ क्यों उठाएंगे? युग मुंह बनाकर बोला, क्योंकि उनके और डैड के पास आजकल कोई और काम नहीं है भाभी, सिर्फ मुझे बात बात पर डांटने के। अवनी गहरी सांस लेकर बोली, युग तुमने कभी अपनी खुद की हरकतें देखी है? कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो, सुधर जाओ, वरना किसी दिन ऐसी ठोकर खाओगे कि संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। युग मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब आपका देवर हूँ तो थोड़ा बिगड़ना तो बनता है, और अगर ठोकर लगने पर मुझे चोट लगे तो आप होना मेरी मरहम पट्टी करने के लिए। अवनी ने उसके बाल पकड़े और बोली, जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता रेडी है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आप चलिए मैं बस अभी आया। युग फट से बोला तो अवनी वहां से चली गई। उसके जाते ही युग ने सुकून की सांस ली और बोला, शुक्र है जो भाभी ने पूरी बात नहीं सुनी। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेकर अपने कमरे से बाहर आया। तभी उसकी नजर समीर और कृषि पर पड़ी जो कुछ बातें करते हुए नीचे जा रहे थे। युग दौड़ते हुए उनके पीछे आया और बोला, कभी कभार अपनी सीक्रेट गॉसिप में आप दोनों मुझ गरीब को भी शामिल कर लिया कीजिए। अगर बिजनेस की बातें तुम्हें गॉसिप लगती है युग, तो हम तुम्हारे बिना ही अच्छे हैं, समीर बोला। युग ने भी पलटकर कुछ कहना चाहा, पर तभी परी ने आकर युग की बांह पकड़ी और बोली, युग भैया जल्दी से मुझे कहीं घुमाने ले चलिए। युग के कदम रुक गए और वो परी से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, अभी तो मुझे किसी जरूरी काम से जाना है परी, पर आई प्रॉमिस वापस लौटकर तुम्हें, कृषि भैया को और भाभी को एक बड़े से शानदार होटल में डिनर करवाऊंगा। जरूरी काम और युग रहेजा को? तभी कृषि ने वहां आकर पूछा। उसके इस सवाल पर नीचे ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग हंसने लगे। युग चिढ़कर बोला, यार आप सब मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हो, मुझे सच में आज एक जरूरी काम है, वरना मैं सारा दिन परी को मुंबई घुमाता। कृषि आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा और बोला, तुम्हें क्या जरूरी काम होगा युग? ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अयान और मनमीत के साथ अपने किसी दोस्त के फार्म हाउस पर पार्टी करने जा रहे होगे तुम। ये सुनकर युग कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी परी बोली, फिर तो मैं युग भैया के साथ ही जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं ले चलता हूँ। कृषि अवनी को नाश्ता देने का इशारा करते हुए बोला। अवनी ने उसकी प्लेट में उसका फेवरेट पास्ता रखा और बोली, परी हम घूमने बाद में जाएंगे, पहले हम दोनों मॉम के साथ विशाल मामा जी के घर जा रहे हैं। विशाल का नाम सुनकर नाश्ता कर रहे समीर के हाथ अचानक रुक गए। उसके रुकते ही अवनी ने पूछा, क्या हुआ डैड, नाश्ता अच्छा नहीं बना क्या? समीर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथों का नाश्ता अच्छा ना बने ये कभी हो सकता है क्या, बहुत अच्छा बना है बेटा। अवनी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी समीर के पास बैठी प्रेम बोली, वेरी ट्रू समीर, अवनी के हाथों में तो चांदनी वाला स्वाद है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, अवनी प्लीज मुझे वो पराठा दो बेटा। जी दादी, इतना कहकर अवनी ने तुरंत उन्हें पराठा दिया। तभी युग ने भी एक पराठा उठाया और उसका रोल बनाकर खाते हुए वहां से चला गया। ये देखकर राधा बोली, युग नाश्ता तो ठीक से करता जा। युग ने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़ता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर चांदनी पार्टी हॉल में डेकोरेशन करवा रही थी। तभी एक लड़का ढेर सारे रेड रोजेस लेकर वहां आ गया और बोला, मैडम ये कहाँ लगाने हैं?
रेड रोजेस देखकर चांदनी को राजीव की कई बातें याद आने लगी। जब उसने उसकी लिपस्टिक के रंग के फ्लावर्स पार्टी में लगाने की फरमाइश की थी, वो तुरंत उस लड़के से बोली, ये नहीं चाहिए भैया, पिंक ऑर्किड चाहिए। सारे पार्टी हॉल में लाइट पिंक ऑर्किड और पिंक रोजेस ही यूज हो गए और हर जगह व्हाइट पर्दे लगाने हैं। पार्टी हॉल के सेंटर में डेकोरेशन के लिए लाया गया वो ट्री लगेगा और उस पर सिर्फ पिंक लाइट ही यूज होगी। आप अब डेकोरेशन शुरू कीजिए। लड़की ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी ने डेकोरेशन के लिए लाए गए बड़े से आईने में खुद को देखा तो उसे एक बार फिर राजीव की कई बातें याद आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और शर्म से उसकी नजरें झुक गई। तभी पिंकी वहां आ गई। उसे ऐसे शर्माते देख उसने पीछे से उसके कंधे को थपथपाया। चांदनी चौंक कर पलटी तो पिंकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजीव के बारे में सोचकर शर्मा रही थी ना? चांदनी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, तेरी तरह फ्री नहीं हूं, मैं जॉब करती हूँ और यहाँ भी वही करने आई हूँ। चल अब अपनी बकवास बंद कर और मेरी हेल्प करवा। तू यहाँ का डेकोरेशन देख, मैं डिनर का ऑर्डर देकर आती हूँ। पिंकी मुस्कुरा दी तो चांदनी वहां से जाने लगी, पर फिर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर पिंकी से पूछा, पिंकी मेरी ड्रेस लेकर आई है ना? हाँ, वो मैंने लॉकर रूम में रखवा दी है। पिंकी के इतना कहते ही चांदनी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। वो कुछ कदम ही चली थी कि तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। राजीव की कॉल देखकर उसने मुंह बनाया और कॉल रिसीव करके बोली, फिक्र मत कीजिए, आपकी पसंद के हिसाब से ही पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच चांदनी, पर मैंने तुम्हें ये जानने के लिए कॉल किया है कि तुमने पार्टी के लिए डांसर्स बुलाए या नहीं? राजीव ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजीव के मुंह से डांसर्स शब्द सुनते ही चांदनी का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में बोली, हाँ, बहुत सारी डांसर्स को भी बुलाया है और बाल्टी भर भर के आपके लिए सिगरेट और शराब भी मंगवाई है। जी भर के पीना और नाच नाच कर डांस फ्लोर तोड़ देना। इतना कहकर उसने गुस्से में कॉल कट कर दी और बड़बड़ाई, ये तो हद हो गई है चांदनी, ये किस किस्म के आदमी से प्यार कर बैठी है तू? जितने अजीब वो खुद है उतना ही अजीब उनका इजहार इश्क था, और उससे भी अजीब जब उन्होंने तुझे अपने प्यार के इकरार के लिए धमकाया, वो सब था। और उसके बाद उनकी हिम्मत तो देखो, कल रात बड़े ही रोमांटिक मूड में अपनी पसंद बताई तुझे और अब उन्हें डांसर्स भी चाहिए। वो डांसर्स जिन्हें देखकर ये समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कपड़े पहने भी है या नहीं। आने दो, आज उन्हें पार्टी में अच्छे से नचवाती हूँ। दूसरी ओर राजीव फोन की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन बोला, अब तुम देखो चांदनी, कैसे आज मैं तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी जुबां पर लाता हूँ। तभी उसके फोन की बेल बज उठी। संजना की कॉल देखकर उसने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो राजीव, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि ठीक 7:30 बजे पार्टी में पहुंच जाना, क्योंकि आज की पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है, इसलिए तुम्हारा सबसे पहले पार्टी में पहुंचना जरूरी है। ठीक 8 बजे पार्टी शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम 7:30 बजे वहां पहुंच जाना, मैं भी वक्त पर आ जाऊंगी। ओके। दूसरी ओर से राजीव ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। संजना ने तुरंत अपने फोन की ओर देखा और बोली, कॉल काट दी, पूरी बात भी नहीं सुनी। इधर मनोरमा अपने घर में बड़ी ही बेचैनी से टहल रही थी। वो टहलते हुए बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। उससे पिंकी और बच्चों के आने का इंतजार था। विशाल ऊपर खड़ा उन्हें ही देख रहा था। तभी मनोरमा को गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो तेजी से घर से बाहर आई। पिंकी के गाड़ी से बाहर आते ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आगे बढ़कर उससे अपने गले से लगा लिया तो पिंकी की आंख भर आई। उसने दरवाजे की ओर देखा तो विशाल भी दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, पर फिर कुछ सोचकर रुक गई। अवनी ने गाड़ी से बाहर आते ही मनोरमा के पैर छुए। हमेशा ऐसे ही खुश रहो और जल्दी से हमारे घर आंगन को नन्हे नन्हे फूलों से महका दो। मनोरमा उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली। तभी सुमन मनोरमा को गले लगाकर बोली, तुम फिक्र मत करो मनोरमा, अगली बार जब अवनी यहाँ आएगी तो नन्हे मुन्ने के साथ ही आएगी। सिर्फ 6 महीने की बात और है ना अवनी? अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी परी भी बोली, अब मैं भी जल्दी से बुआ बन जाऊंगी। चलो अंदर आओ, मैं कब से तुम सबकी राह देख रही हूँ। मनोरमा के इतना कहते ही सब घर के अंदर आए। सुमन ने विशाल की ओर देखा तो उसने आगे बढ़कर उसके पैर छुए। सुमन ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और फिर उसे गले लगाकर बोली, विशाल यकीन मान, जितना मैं चांदनी को मिस करती हूँ उतना ही मुझे तेरी याद भी आती है। समीर तो मुझे सालों बाद मिला था,
पर तू तो चांदनी की तरह मेरे इन हाथों में बड़ा हुआ है, इसलिए तो अंकल के जाने के बाद मैं ये चाहता था आंटी कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहे, पर आपने समीर को चुना और उसके साथ दिल्ली चली गई। शायद आपको ये लगा कि राजीव और समीर से मेरी दूरियों के बाद मैं आपको अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दे सकूंगा जो पहले थी। विशाल की बातें सुनकर सुमन ने फिर से उसके चेहरे को छुआ और बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कभी तुम बच्चों के झगड़ों के बीच नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे लिए तुम सब एक बराबर हो। और रही बात समीर के साथ जाने की, तो चांदनी और राजीव की शादी के वक्त तुम्हारे अंकल ने समीर से ये वादा किया था कि जब कभी हमें सहारे की जरूरत होगी हम उसके साथ ही रहेंगे। तेरे अंकल तो रहे नहीं, पर मैं उनका किया वादा कैसे तोड़ देती। विशाल ने खुद को संभाला और बोला, आइए बैठिए। तभी मनोरमा चीखी, पुष्पा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। पुष्पा तुरंत किचन में चली गई और सब बैठकर आपस में बातें करने लगे। तभी पिंकी के फोन की बेल बज उठी। समीर की कॉल देखकर वो सबके बीच से उठकर एक तरफ आई और उसने कॉल रिसीव की। हाँ समीर, पिंकी, तुम जो सामान दिल्ली से अनाया के लिए लाई थी वो तो तुम खुराना मेंशन में ही भूल गई हो। समीर के इतना कहते ही पिंकी अपनी हथेली माथे पर रखकर बोली, ओह हाँ, मैं अनाया के सारे गिफ्ट्स तो वही भूल आई हूँ। समीर प्लीज किसी के हाथ भिजवा दीजिए ना। किसी और के साथ भिजवाने की जरूरत नहीं है पिंकी, क्योंकि मैं गिफ्ट्स ले आया हूँ। क्या समीर आप बाहर हो? मैं बस अभी आई। इतना कहकर उसने कॉल कट की और तेजी से घर के बाहर आई। समीर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। पिंकी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने गाड़ी से सारे गिफ्ट्स निकालकर पिंकी की ओर बढ़ाए तो पिंकी उन्हें नौकर को देते हुए बोली, ये सारा सामान अनाया के रूम में रख दो। नौकर सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही समीर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, माँ के साथ घर जा रहा हूँ। काफी दिनों से वहां गया नहीं, सोच रहा हूँ खड़े रहकर नौकरों से वहां की सफाई करवाऊं। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, पिंकी तुरंत बोली। समीर मुस्कुरा दिया, कोई जरूरत नहीं है, काम हमें नहीं नौकरों को करना है। मैं खुराना मेंशन से कुछ नौकरों को साथ ले जा रहा हूँ, मैनेज कर लूंगा। तुम अपनी फैमिली से इतने दिनों बाद मिली हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप अंदर नहीं आएंगे? तभी पिंकी ने पूछा। समीर ने खुद को संभाला और पिंकी की हथेली थामकर आहिस्ता से ना में अपनी गर्दन हिला दी। पिंकी परेशान होकर उसे देखने लगी तो समीर बोला, पिंकी विशाल से बात करो, भाई है वो तुम्हारा और तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरी वजह से अपने कीमती रिश्तों को अपने आप से दूर मत करो प्लीज। जो हुआ वो हम तीनों दोस्तों के बीच हुआ, उसे हम तीनों तक ही रहने दो। आप तीनों दोस्तों में एक मेरा सगा भाई और एक मेरा पति है समीर, और मेरे भाई ने मेरे पति के अतीत को लेकर उन पर उंगली उठाई थी। उन्हें ये लगता है कि आपने निशा भाभी से बदला लेने के लिए उनकी जिंदगी खतरे में डाली थी, पर यह सच नहीं है। उस रात उन्होंने गुस्से में आपसे और राजीव भैया से जो कुछ कहकर सारे रिश्ते तोड़े थे, उसे शायद आप भूल गए हैं, पर मैं नहीं भूली और तब तक नहीं भूलूंगी जब तक राजीव भैया और चांदनी अपने घर वापस लौट नहीं आते। आज मैं सिर्फ माँ और बच्चों की खातिर यहाँ खड़ी हूँ, बस। समीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ और बोला, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अंदर जाओ और अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ। पिंकी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अंदर चली गई। समीर अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र विशाल पर पड़ी, जो ऊपर गैलरी में खड़ा उसे ही देख रहा था। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।